हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है? शो दैट द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या? इस क्वेश्चन में बेसिकली आ रहा है टर्म क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और इसको हम कैसे ग्रुप प्रूफ करेंगे, तो ये पूरा आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमें पढ़ना क्या है? हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानने से पहले हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन जो होगा x जो होगा, x की वैल्यू हम या तो फैक्टराइज करके सॉल्व करें या तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा दे। तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्या लेते हैं, एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसका बहुत बड़ा यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम ये लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगी। देखिए, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो a b और c तीनों की जगह अगर हम 1 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा सोल्यूशन। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2, ये आ जाएगा। और अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3i लिख सकते हैं। i क्या है, i जो है वो आयोटा है। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, वेयर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो वैल्यू है, -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगा हुआ है तो प्लस वाले को हम अलग ले लेते हैं, माइनस वाले को हम अलग ले लेते हैं। तो हम करते क्या हैं, हम प्लस वाले को अलग लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 और -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए, इन दोनों नंबर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, अगर हम इसको कोई नंबर सपोज कर ले, कोई सिंबल दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको कोई नंबर, इसको कोई सिंबल सपोज मतलब कि असाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम इसको क्या ले लें, इसको हम लोग ओमेगा ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी ओमेगा की वैल्यू अगर हम इतना ले लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग ओमेगा ले लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक करके स्क्वायर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या आया, एक ओमेगा आया और एक ओमेगा स्क्वायर आया। अब देखिए, अब दूसरी चीज क्या होता है, अब दूसरी चीज हम आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। तो देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है सोल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। देखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 क्या होता है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और इसके सोल्यूशन जो आएगा, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे क्यूब यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकलता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 1 रेज पावर 1/3। बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लें तो यहाँ पे तो 3 है, पावर 1/3 आ जाएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0।
ये हम इसको लिख सकते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम ऑब्वियस है कि इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0 रेस पावर 1/3, ये हम इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई रेस पावर 1/3। देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2k पाई, देखिए 2k क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे जब हम कॉस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा 1 होगा। और इवन मल्टीपल ऑफ ये पाई पे अगर हम साइन लगा देंगे तो वो हमेशा 0 होगा। साइन देखिए, साइन साइन k पाई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z। देखिए k की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, ये k पाई जो हो जाएगा वो अगर हम इसमें साइन लगाएंगे, साइन k पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हम क्लियरली जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2k पाई भी हमेशा 0 होगा यहाँ से, क्योंकि k को अगर हम 2k से रिप्लेस कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 2k पाई भी हमेशा 0 होगा, यानी ये क्वांटिटी हमेशा 0 होगी, यानी ये पूरा जो आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी हमेशा 1 होगा। तो यानी हम इसको भी इसके मतलब कि इसके बाद लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं डी मोएवर्स थ्योरम। तो डी मोएवर्स थ्योरम क्या कहता है, डी मोएवर्स थ्योरम कहता ये है कि यहाँ पे जो 1/3 है वो इस एंगल के मल्टीपल में आ जाएगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2k पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन 3, ये आ जाएगा इसके मल्टीपल में। 1/3 जो है ये एंगल के मल्टीपल में आ जाएगा। और जहाँ देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, k की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करेगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/3 है, तो इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू लेंगे, k की वैल्यू 3 बार वेरी करेगी। और वेरी कहाँ से करता है, 0 से करता है, 0 1 और 2। देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 0 1 और 2 ले रहे हैं, 4 होता तो 0 1 2 3 लेते हैं, 5 होता तो 0 1 2 3 4 लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए n होता तो k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर दें k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद, तो क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, k की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो k की वैल्यू जब हम 0 रख देंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, इफ k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा, cos 0 प्लस यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखने पे ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे i sin 0, i sin 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 0 की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, और sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 में i को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही आ जाएगा। यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या आ रहा है, cos 0 की वैल्यू जो 1 है यहाँ पे आ रहा है। तो पहला सोल्यूशन हमें मिल गया इस इक्वेशन का। एक तो सोल्यूशन ये है कि x इज इक्वल टू 1 हो जाए। दूसरा सोल्यूशन देखते हैं, दूसरा सोल्यूशन क्या है, देखिए ये केस है इफ k इज इक्वल टू 0। सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं, इफ k इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड केस है। तो k की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ये आ जाएगा। अब देखिए इस एंगल को अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2π/3 को हम π-π/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस 2π/3 आ जाना है। और यहाँ पे इसको भी ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, i sin π-π/3, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos π-π/3 है, पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो देखिए ये जो आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस π/3, और यहाँ पे साइन भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लेकिन साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस i sin π/3।
अब देखिए cos पाई बाई 3 और sin पाई बाई 3 की अगर हम वैल्यू रख दें तो हमें क्या फाइंड होता है, हमें क्या मिलता है, देखिएगा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे -1/2 प्लस आई को हम एज इट इज लिखते हैं, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। तो देखिए अगर हम इसको देखें और इस ओमेगा को देखें तो दोनों सेम चीज है, तो यानी ये क्या हो गया, ये जो ओमेगा है ये x का मतलब कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन और हो गया। जैसे अभी हम k इज इक्वल टू 0 लिए थे तो हमें एक सोल्यूशन मिला था 1, अब देखिए k इज इक्वल टू 1 ले लिए तो हमें एक और सोल्यूशन मिल गया जिसे हम नाम दे रहे हैं ओमेगा, जिसने हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास अभी दो सोल्यूशन मिल गए x³ इज इक्वल टू 1 के। तो दो सोल्यूशन कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा ओमेगा। अब तीसरे केस पे देखते हैं कि जब k इज इक्वल टू 2 हो जाए, इफ k इज इक्वल टू 2। अब देखिए k इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू रखते हैं इसमें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कॉस, यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4π/3, तो कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखिए अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एंगल को और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3 प्लस आई साइन पाई प्लस π/3, क्योंकि 4π/3 को हम पाई प्लस π/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या पता चलेगा, अब ये देखिए ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस π/3 प्लस, अब यहाँ देखिए ये वाला जो एंगल है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जैसे ही आया वो ये साइन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये भी माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आई साइन π/3। अब देखिए cos π/3 और sin π/3 की वैल्यू फिर से अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2 माइनस आई √3/2, sin π/3 की वैल्यू √3/2 और cos π/3 की वैल्यू 1/2। अब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हम लेके चले हैं। अब देखिए ये क्या है, ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी हमारे पास तीन सोल्यूशन आ गए। देखिए x³ इज इक्वल टू 1 है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 3 है, यानी इसमें जो है ये जो पॉलिनोमियल है इसमें तीन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तीन सोल्यूशन कौन कौन से, एक तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 1, दूसरा हमें मिला x इज इक्वल टू ओमेगा और तीसरा हमें मिला x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर हम इसका कलेक्शन ले लें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जो कलेक्शन अगर हम ये सेट के फॉर्म में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और फाइनली हमें अगर हम इस सेट को S नाम देते हैं तो हमें दिखाना क्या है, ये जो सेट S है ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा और ग्रुप के साथ साथ ये एक अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करेगा। तो हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है। तो यहाँ तक हमने निकाला कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। अब हम फर्दर आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे ग्रुप प्रूफ करने में। तो देखिए हमारे पास x³ इज इक्वल टू 1 का तीन सोल्यूशन आया, कौन कौन सा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए अब हम इसे ग्रुप प्रूफ करेंगे। लेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी where omega is equal to -1 plus I√3/2 and omega square is equal to -1 minus I√3/2। अब देखिए ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी कुछ एक सर्टेन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो इन दोनों का यूज हमें पढ़ने वाला है, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हमने लिया क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3/2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो सेट कंसीडर कर रहे हैं, ये जो सेट कंसीडर कर रहे हैं उसे दिखाएंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा। लेट S इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन बी द ऑपरेशन। तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर हमारा सेट फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोजिशन टेबल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल एस। देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो सेट है, जो भी सेट हम कंसीडर करेंगे उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। मान लीजिए 4 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो 4x4 का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, 5 होते हैं तो 5x5 का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंपोजिशन लिख देंगे। कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके राइट में हम क्या लिख देंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसके डाउनवर्ड साइड में भी हम लिख देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करके हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने बताया हुआ है कि ये 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 ये क्या आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, फिर से ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा पावर 4। अब देखिए ओमेगा पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, यानी ओमेगा पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। तो ये है बेसिकली हमारा कंपोजिशन टेबल। अब देखिए अब हमें क्या दिखाना है, 4 प्रॉपर्टी दिखाना है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लिखते क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि ये कंपोजिशन टेबल में जो हम 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, इसमें जो 9 एलिमेंट्स आएंगे, अगर अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्लियरली कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये भी एस का मेंबर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ये भी एस का मेंबर है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ये भी एस का मेंबर है। तो सारे के सारे जितने भी 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं वो क्या है, एस के मेंबर हैं। तो एस के मेंबर वो जैसे ही हो गए, हर एक मेंबर जब एस के मेंबर हो जाएंगे तो हम क्लियरली कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में करना क्या रहता है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में ये करना रहता है कि एस का कोई भी 2 एलिमेंट ले लें
और उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो एस का कोई भी दो एलिमेंट लेके अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट उसी सेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई एलिमेंट हम यहाँ से चूज कर ले रहे हैं और कोई एलिमेंट हम यहाँ से चूज कर ले रहे हैं, तो रिजल्टेंट इन्हीं नौ में से कोई ना कोई एक आएगा। तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन्हीं नौ में से कोई ना कोई एक आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सारे के सारे ये जो 9 सिंबल्स हैं या फिर 9 नंबर्स हैं ये किस में है, एस में है। तो ऑब्वियस है इन्हीं में से आना है। तो जो भी हम मल्टीप्लाई करें, जो भी चूज करें, जो भी एलिमेंट चूज करें, उसमें क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई होके इसी एस में का कोई ना कोई मेंबर आने वाला है। तो इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू S वी हैव a मल्टीप्लाइड बाई b बिलोंग्स टू S। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सेटिस्फाइड है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, ऑपरेशन ले रहे हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। और आप कोई भी 3 नंबर लेके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एस वी हैव a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c। ये हम क्लियर जानते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएटिव लॉ को हमेशा फॉलो करता है। तो देखिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें खोजना ये है कि ये जो सेट एस हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या। तो देखिए यहाँ से कंपोजिशन टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ का अगर हम कोई भी मेंबर ले लें, फॉर एग्जांपल पहले हम 1 ले लेते हैं, तो 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट यही वापस आ जा रहा है। इसी केस में अगर ओमेगा को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही दोबारा आ जा रहा है। ओमेगा स्क्वायर को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ दोबारा आ जा रहा है। तो यहाँ से तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट एस का अंडर दिस ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो क्लियर है 1 है। और आप जाहिर सी बात है वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हम ओमेगा सेलेक्ट कर रहे हैं तो ओमेगा में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट ओमेगा ही हो, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका 1 ही आएगा। और 1 जो है इस सेट एस में बिलोंग भी करता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख देंगे फॉर एवरी a belongs to S there exists 1 belongs to S such that a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a is equal to a। Here 1 is the identity element of S with respect to ordinary multiplication। तो यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें 1 मिल गया। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सबसे पहले हेडिंग नोट डाउन करते हैं। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझने से पहले हमें जानना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें 1 मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते ये हैं, पहले रो में देखिए 1 कहाँ आ रहा है, तो पहले रो में 1 यहाँ पे आ रहा है। सेकेंड रो में 1 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। थर्ड रो में 1 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है।
अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का चेक करना है कि इनवर्स उसी सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है। इस 1 को हम आइडेंटिटी लेते हैं क्योंकि 1 यहाँ पे हम प्रूव किए हुए हैं कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये वाला 1 इस वाले 1 का इनवर्स है और ये वाला 1 इस वाले 1 का इनवर्स है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं फ्रॉम कंपोजिशन टेबल 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। तो ये हमें पहला कंक्लूजन मिला इस कंपोजिशन टेबल से। अब सेकेंड रो में देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1। तो ये 1 कब आएगा, जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये एक दूसरे के इनवर्स है, यानी इसका मतलब क्या है, ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो क्या है, ओमेगा है। थर्ड वाले रो से भी हम यही कंक्लूजन निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है और ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एस में 3 एलिमेंट हैं, तीनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो भी इनवर्स आ रहा है वो भी इस सेट एस में ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एस में हर एक एलिमेंट का इनवर्स अंडर दिस ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड है। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि ये जो सेट एस हम कंसिडर कर रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो S है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ ये एक अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करता है। तो हम 5th प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग डालते सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे ऑपरेशन है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस वी हैव a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस वजह से जो 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाइड है। तो ओवरऑल हमें पता क्या चला कि ये जो सेट S है विथ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करेगा, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कुछ और टर्म्स को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।